Hi there, you're watching It's Not Fake, your one-stop show from Monday to Friday that gets you the critical analysis of the top 5 stories of the day. Let's get started with today's headlines. CWC की बैठक में सोनिया गांधी ने की अंतरिम अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अध्यक्ष बने रहने की अपील। 23 नेताओं ने चिट्ठी लिख बदलाव की है मांग। CWC मीटिंग में नाराज हुए राहुल गांधी बोले, कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी की मिली भगत से भेजी सोनिया गांधी को चिट्ठी। गुलाम नबी आजाद ने कहा, मिली भगत साबित हुई तो इस्तीफा दूंगा। कपिल सिब्बल भी हुए खफा। जजों के अवमानना के दोषी प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगने से किया इनकार। कहा, ऐसा किया तो अंतरात्मा की अवमानना हो जाएगी। सीमा विवाद पर चीन को अल्टीमेटम। सीडीएस रावत बोले, चीन बातचीत से नहीं माना तो सैन्य विकल्प तैयार। गलवान की झड़प के बाद आर्मी अफसर 2 बार कर चुके हैं मीटिंग। और देश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। अमेरिका ने कोरोना के इलाज में दी ब्लड प्लाज्मा को मंजूरी। दुनिया में अब तक कोरोना के 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा मामले हो चुके हैं। तो इन सारी खबरों को आपको एक एक करके बताएंगे, इसका विश्लेषण करेंगे, इसके पीछे का सच बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की हमारी पहली बड़ी खबर से, और वो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग, जो आज सुबह सोमवार को वो मीटिंग बुलाई गई और वर्चुअल मीटिंग थी जिसे लोगों ने ऑनलाइन अटेंड किया। और जो मुख्य एजेंडा था उसमें सोनिया गांधी ने सबसे पहले कहा कि मैं अपने इस्तीफे की पेशकश रख रही हूं, क्योंकि एक इंटरिम प्रेसिडेंट बने रहना मेरे लिए संभव नहीं है। इस बात के बाद बहुत सारे लोगों ने बातचीत की और एक जो आम मुद्दा जो बनकर सामने निकला कि विजिबल लीडरशिप होना चाहिए, जिसको लेकर पिछले दिनों में बहुत सारे लीडर्स ने ये बात लिखी है। लेकिन लीडरशिप, विजिबल लीडरशिप किसकी होगी, ये सारी बातों पर अभी कोई निष्कर्ष निकल कर नहीं आया है। लेकिन इतना तय है कि राहुल गांधी ने ये कहा कि जो ये चिट्ठी लिखी गई थी, चिट्ठी लिखने की जो टाइमिंग थी वो बिल्कुल गलत थी। एक ऐसे समय में आई है जब कांग्रेस पार्टी राजस्थान की क्राइसिस से जूझ रही है, एमपी की क्राइसिस से जूझ रही है और सोनिया गांधी की तबीयत भी ठीक नहीं है। तो ऐसे में क्या वो चिट्ठियाँ लिखनी ज़रूरी थी? लेकिन इस चिट्ठी से जुड़ी हुई आपको खबर बाद में बताएंगे। लेकिन जो बार बार एक विजिबल लीडरशिप की बात कही जा रही है कांग्रेस में, और एक नहीं बल्कि कई नेताओं ने इस बात को उठाया है कि एक विजिबल लीडरशिप होना ज़रूरी है। और एक ऐसे समय में खासकर जब बीजेपी पूरी तरह से कांग्रेस पे प्रहार कर रही है और ऐसा लगता है कि सिर्फ राहुल गांधी ही हैं जो पूरी तरह से बीजेपी को अपोज कर रहे हैं और उसके अलावा कोई और लीडर नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसे में एक विजिबल प्रेसिडेंट को बागडोर संभालना कांग्रेस की ज़रूरी और एक नेसेसरी इंटरिम एक्शन है इस समय। लेकिन इसको लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा, क्या होगा। लेकिन हाँ, सोनिया गांधी से AK एंटनी और 1-2 लीडर्स, मनमोहन सिंह ने, इन्होंने ज़रूर कहा है कि आप अभी जब तक राहुल गांधी कमान नहीं संभालते हैं या कोई अगला पर्सन जब तक कांग्रेस पार्टी की कमान एज अ प्रेसिडेंट नहीं संभालता है, तो सोनिया गांधी को बने रहना चाहिए। यानी कि जो इंटरिम प्रेसिडेंट की जो प्रक्रिया हम अभी तक देख रहे थे वो शायद अभी कंटिन्यूड रहेगी, क्योंकि बार बार ये सवाल किए जा रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट का है उसका एक चयन का प्रोसेस है। बार बार इस बात को अभिषेक मनु सिंघवी जैसे कई स्पोक्स पर्सनस ने इस बात को कहा है, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे पवन खेड़ा हो, उन्होंने बार बार इस बात को कहा है कि पार्टी में चयन प्रक्रिया इन प्रोसेस है और वो प्रक्रिया चालू है और उसको अब देखना है कि इसको कैसे सुनियोजित किया जाए, कैसे प्रेसिडेंट को चुना जाए। तो इन सारी बातों को लेकर बातचीत हुई है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर आज की CWC की थी वो थी जो 23 लीडर्स ने चिट्ठी एक लिखी है। और वही हमारी दूसरी खबर है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में एक चिट्ठी की वजह से जो 23 लीडर्स ने एक सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसकी वजह से आज CWC में संग्राम मच गया। अब उस चिट्ठी में क्या लिखा गया था? उस चिट्ठी में लोगों ने यही लिखा कि अगर सोनिया गांधी को लेकर ऑपोजिशन नहीं था, सोनिया गांधी से किसी ने विरोध के स्वर भी सोनिया गांधी के खिलाफ नहीं दिखे, लेकिन लोगों ने ये मांग की कि एक ठोस लीडर का विजिबल होना, सामने नज़र आना इस समय ज़रूरी है, खासकर एक ऐसे समय में जब बीजेपी बिल्कुल एक प्रबल पार्टी के रूप में नज़र आ रही है। और क्योंकि कांग्रेस के पास एक विजिबल प्रेसिडेंट नहीं है, जो एक्टिव प्रेसिडेंट नहीं है, जिसकी वजह से ग्रास रूट पे जितने भी तमाम कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं वो बहुत ही
डीमोटिवेटेड फील करते हैं, ऐसा कांग्रेस के लीडर्स का मानना है, जिसमें बड़े लीडर्स हैं जैसे शशि थरूर, कपिल सिब्बल, ऐसे लीडर्स ने बहुत एक चिट्ठी के द्वारा ये बात लिखी थी। और जब आज ये बात जब CWC में उठाई, जबकि जैसा मैंने आपको बताया कि राहुल गांधी ने कहा है कि ये चिट्ठी की टाइमिंग बिल्कुल गलत थी, सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं है और एक ऐसे समय में जब कांग्रेस ऑलरेडी राजस्थान क्राइसिस और MP क्राइसिस से जूझ रहा है, तो ऐसे में टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। लेकिन टाइमिंग के अलावा जो एक बड़ा सवाल था वो ये था कि ये जो चिट्ठियां लिखी गई हैं ये BJP के इशारे में लिखी गई हैं एंड द कांग्रेस लीडर्स हैव बीन पेड बाय द BJP लीडर्स। और इस बात को सुनते ही, जैसा राहुल गांधी ने इस बात को जब ये खबरें आने लगी कि राहुल गांधी ने ऐसी बातें CWC में कही है, तो कपिल सिब्बल ने इस पर विरोध जताया। गुलाम नबी आज़ाद जो सीनियर लीडर हैं, उन्होंने ये बात को कहा कि अगर इस बात को कोई साबित कर दे कि मैं BJP के इशारे पे ये काम कर रहा हूँ तो मैं अपना इस्तीफ़ा देता हूँ, और इस बात को कोई साबित करे। तो इसको लेकर एक तनातनी आज CWC में नज़र आई और कारण फिर से BJP ही बन गया कि ऐसा तो नहीं कि BJP के इशारे पे ये सारी चिट्ठियाँ लिखी गई हैं। अब आपको बता दें कि उसको लेकर बहुत सारी प्रतिक्रियाएँ भी आई थी कि जैसे प्रियंक खरगे जो चिट्टापुर के MLA हैं कर्नाटका में, उन्होंने ये लिखा कि मीडिया ने ये मिसलीड किया लोगों को, ये 23 लोगों की चिट्ठियाँ एट द बिहेस्ट ऑफ BJP विच दे हैव बीन रिटन। इस बात को उन्होंने लिखा कि ये इट्स अ बंच ऑफ लाइज रिटन बाय द मीडिया विच इज़ पेड बाय RSS एंड BJP। इस बात को प्रियंक खरगे ने कहा है। और उसके बाद अहमद पटेल ने राहुल गांधी से भी अर्ज किया कि आप पार्टी की बागडोर संभाल लें अगर सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि लगातार 24 अकबर रोड जो कांग्रेस का दफ्तर है वहाँ पर नारेबाजी होती रही और लोगों ने नारे में क्या कहा, यही कहा कि गांधी के अलावा कोई अध्यक्ष मंजूर नहीं और अगर कोई अध्यक्ष होगा भी तो कांग्रेस पार्टी टूट जाएगी। यानी कि फिर एक बार जो स्वर तेज़ होते हुए नजर आए कि गांधी नेहरू फैमिली से ही किसी को प्रेसिडेंट बनना चाहिए। अब अगर सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी हेल्थ कंडीशंस उन्हें परमिट नहीं करती, तो ऐसे में राहुल गांधी कब बागडोर संभालेंगे। और एक बार नहीं बल्कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कई बार इस बात को कहा है, कभी किसी वेबिनार में, कभी किसी बुक के द्वारा, कि वो चाहेंगे कि कोई नॉन नेहरू गांधी फैमिली का पर्सन प्रेसिडेंट बने। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा, और अगर राहुल गांधी वाकई में प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं तो वो इतने रिलक्टेंट क्यों हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि जो चिट्ठी वाली जो खबर है कि 23 लीडर्स ने पिछले कई दिनों में जो चिट्ठी लिखी है सोनिया गांधी को, आज सबसे बड़ा ये सवाल है कि वो चिट्ठी मीडिया में लीक कैसे हुई। ज़रूर कांग्रेस के अंदर से ही ये चिट्ठी लीक हुई है, और अगर ये चिट्ठी लीक हुई है तो उसके एक दो कारण समझ में आते हैं कि क्या राहुल गांधी को पुश करने की एक पहल थी कांग्रेस के अपने ही लीडर्स से, ताकि राहुल गांधी को अच्छे से प्रोजेक्ट किया जाए, राहुल गांधी पे दबाव बनाया जाए और फिर से एक बार सोनिया गांधी पे दबाव डाला जाए कि राहुल गांधी अपनी पार्टी की बागडोर संभाल ले। लेकिन जिस तरीके से ये चिट्ठी आज लीक हुई और इस तरीके से CWC में इतना संग्राम इसके पहले शायद ही कभी दिखा हो, लेकिन आज सवाल ये उठता है कि अगर वो चिट्ठी लीक हुई है तो कांग्रेस का ही एम्बैरेसमेंट कहीं ना कहीं से नज़र आ रहा है। और अगर आप इसे एम्बैरेसमेंट के तौर पर नहीं देखते तो क्या ये एक रणनीति है वापस राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने की। तो इस समय CWC को लेकर काफ़ी गहमा गहमी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर सोनिया गांधी ने पेशकश की है कि वो अब आगे एज इंटरिम प्रेसिडेंट कंटिन्यू नहीं करना चाहती हैं, तो राहुल गांधी स्टिल कंटिन्यूज एज अ रिलक्टेंट प्रिंस। What are the reasons why he doesn't want to become the president, or when is he going to hold the reins of the party? That's a $1 million question। और ये सवाल जो इतने सालों से बने हुए हैं वो आज भी बने हुए हैं। यानी कि CWC की आज की जो मीटिंग थी, सिवाय वो गहमा गहमी और जो चिट्ठियों को लेकर जो संग्राम हुआ है, वरना CWC की जो मीटिंग है, जो पहले भी जिस तरीके की CWC मीटिंग थी, ऑलमोस्ट उसी लाइन पर चल रही है, जिस पर कोई निष्कर्ष निकल कर नहीं आया है और सारी चीज़ें जाकर एक ही जगह पर थम गई हैं कि क्या नेहरू गांधी परिवार से ही कोई क्या फिर से प्रेसिडेंट बनेगा। क्योंकि अगर आप इतिहास उठाकर देख लें तो पिछले 73 सालों में लगभग 12 से 13 नॉन गांधी फैमिलीज़ के जो प्रेसिडेंट बने हैं वो पार्टी को एकजुट कर नहीं रख पाए हैं। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि राहुल गांधी को अगर वाकई में कांग्रेस को बचाना है तो वो इस समय इतना रिलक्टेंट साबित क्यों हो रहे हैं, और अगर रिलक्टेंट साबित हो रहे हैं तो उसका क्या कारण है, और अगर वो वाकई में पार्टी की बागडोर संभालने में इंटरेस्टेड हैं तो कब वो करेंगे, जब चीज़ें हाथ से बाहर निकल जाएंगी। 2022 में अभी चुनाव है, 2021 में पश्चिम बंगाल में चुनाव है, 2024 में फिर से आम चुनाव है। तो ऐसे में राहुल गांधी
पार्टी की बागडोर कब संभालेंगे, वही अभी मिलियन डॉलर क्वेश्चन वो एक बना हुआ है। इस पर आपका क्या फीडबैक है ज़रूर बताइएगा। मैं तीसरी खबर की ओर चलती हूँ। हमारी तीसरी खबर प्रशांत भूषण के अवमानना केस को लेकर है। आपको ध्यान दिला दें कि 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन का टाइम प्रशांत भूषण को दिया था और कहा था कि आप अपना जो डिसीजन है उसे रिकंसिडर कर सकते हैं, यानी कि अगर आप अपोलोजाइज़ करना चाहें तो कोर्ट में आप माफ़ी मांग सकते हैं, जिसको लेकर वो जो 3 दिन का जो विंडो पीरियड था वो आज ख़त्म हो गया है। लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग है प्रशांत भूषण का रिप्लाई। उन्होंने अपने रिप्लाई में क्या कहा है ये जानना इस समय ज़रूरी है। आपको थोड़ा सा ये भी याद दिला दें कि 20 तारीख को जब ट्वीट्स की बात हो रही थी, जिन ट्वीट्स के चलते उन पे कंटेम्प्ट का केस किया गया है, अवमानना के केस में जिन्हें उन्हें दोषी करार किया गया है, उसमें उन्होंने ट्वीट्स के बारे में ये कहा था कि ट्वीट उन्होंने जो किया था वो उनकी सबकॉन्शियस डिसीजन था, एक ऐसी बिलीफ थी जिसमें वो मानते थे, उसमें विश्वास करते थे। इसलिए ट्वीट्स को पीछे करना, उससे विड्रॉ करना, अपोलोजाइज़ करना, मतलब यू आर नॉट ट्रू टू योर कॉन्शियंस, यानी कि आप अंतर आत्मा से सच्चे नहीं हैं। और उन्होंने कहा है कि अब अपोलोजाइज़ करना यानी कि माफ़ी मांगना कोर्ट से या ट्वीट्स को विड्रॉ करना, वो बिल्कुल एक अपनी अंतरात्मा की अवमानना जैसा होगा। इस बात को प्रशांत भूषण ने कहा है। अब आपको ये भी बता दें, इसके अलावा प्रशांत भूषण ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट, अगर कोर्ट्स की हम बात करें, बार बार ये बात कही जा रही है कि उसमें कोर्ट्स की अवमानना है, कंटेम्प्ट का केस है कि अदालत की अवमानना हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो रही है, तो बार बार जो ये अवमानना की बात आ रही है, अपने सबमिशन से, अपने स्टेटमेंट से प्रशांत भूषण बार बार इस बात को कह रहे हैं और आज भी उन्होंने इस बात को रिपीट किया है कि उनका ट्वीट्स कुछ इंडिविजुअल्स के लिए था, उन्होंने कोर्ट्स को हार्म पहुंचाने की कोशिश नहीं की है। एंड आई वुड लाइक टू रीड व्हाट ही हैज सेड एग्जैक्टली अबाउट द कोर्ट्स, दैट सुप्रीम कोर्ट इज द लास्ट बेस्टियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि आपके मौलिक अधिकार हैं उसमें सर्वोपरि है, सर्वोच्च है सुप्रीम कोर्ट, और उसकी संरक्षण करने की जो जिम्मेदारी है वो सुप्रीम कोर्ट की है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इट्स अ वॉचडॉग इंस्टीट्यूशन एंड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इट्स अ मोस्ट पावरफुल कोर्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व का सबसे पावरफुल कोर्ट, उच्च अदालत भी मानी जाती है, यानी कि एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को हम सबसे ऊंची अदालत मानते हैं। और उसकी अवमानना में उन्होंने नहीं कहा है, वो आज भी उस कोर्ट में अपना विश्वास रखते हैं। इस बात को प्रशांत भूषण ने कहा था। और आपको याद दिला दें कि जब 20 तारीख को कोर्ट की हियरिंग हो रही थी तो उन्होंने, प्रशांत भूषण ने इस बात को कहा था कि he doesn't believe in apology, he can submit to whatever punishment the court gives him, यानी कि कोर्ट जो भी सज़ा उन्हें सुनाएगा वो उन्हें मंजूर है। अब सवाल ये आता है कि जब कोर्ट अगर सज़ा सुनाएगा तो 2 ऑप्शंस हैं, या उन्हें या तो 6 महीने की जेल हो सकती है या 2000 रुपये की पेनल्टी हो सकती है। तो पेनल्टी बहुत ज़्यादा नहीं है, और अगर 6 महीने की जेल भी होती है तो जिस तरीके का एक सपोर्ट, जिस तरीके की सॉलिडारिटी लोगों ने प्रशांत भूषण से की है और जो एक्सप्रेस किया है, उससे कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज इस समय समाज में ज़रूर जाता है। और क्रिटिसिज्म, आलोचना को लेकर सुप्रीम कोर्ट किस तरीके का डिसीजन देता है, क्योंकि जब पिछले बार जब कोर्ट की हियरिंग हुई थी और उन्होंने इस पूरे केस को डिसमिस कर दिया था और उनको दोषी करारते हुए, तो बहुत सारे लॉयर कलेक्टिव्स, बहुत सारे सीनियर लॉयर्स, जजेस, उन्होंने लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जल्दबाजी की है, इट्स अ पेचुलेंट डिसीजन, उनको सोच विचार करना चाहिए। जबकि प्रशांत भूषण ने एक रिव्यू पिटिशन भी फाइल किया है। तो ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट क्या सज़ा सुनाता है, मिडिल ग्राउंड का कोई स्कोप है या नहीं है, क्योंकि प्रशांत भूषण अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि नहीं, वो अपोलोजाइज़ नहीं करेंगे, यानी कि माफ़ी नहीं मानेंगे, और माफ़ी अगर वो मांगते हैं तो उनकी अंतरात्मा की अवमानना होती है। इस बात को आज प्रशांत भूषण ने क्लियर कर दिया है। तो अब ये देखना होगा कि कोर्ट उन्हें क्या सज़ा सुनाता है, एंड व्हाट इज़ द मैसेज विच गोज़ आउट एज फार एज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज़ कंसर्न, फ्री स्पीच इज़ कंसर्न। लोकतंत्र में आप आलोचना करना एक बहुत ही हेल्दी प्रक्रिया माना जाता है। बहुत it's a part of democracy to criticize and to express what you feel। तो अगर कोर्ट इस तरीके की सज़ा कोई सुनाता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज ज़रूर जाएगा, और हो सकता है कि प्रशांत भूषण के सपोर्ट में और भी एक बड़ा कुनबा वो इस समय खड़ा हो जाए। तो अब ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन इसमें आती है, किस तरीके का क्वांटम ऑफ सेंटेंस जो होता है वो क्या होता है। आपका इस पर क्या फीडबैक है ज़रूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। हमारी चौथी खबर इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ को लेकर है, और एक नया स्टेटमेंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत की तरफ से आया है। उन्होंने कहा है कि 3 महीने से ज़्यादा हो गया है, और बातचीत से भारत और चीन जो पूर्वी लद्दाख पर इस समय जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, जो गतिरोध चल रहा है, उसमें कोई हल निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, जबकि मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल पर दोनों पर ये बातचीत का सिलसिला जारी है। उन्होंने आज एक स्टेटमेंट में कहा है कि
अगर हम मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल की जो बातचीत चल रही है उस पर हम बहुत ज़्यादा सफल नहीं होते हैं तो मिलिट्री लेवल यानी कि सैन्य ऑप्शन ही एक ऑप्शन रहेगा, विच मीन्स दैट इंडिया हैज़ अ मिलिट्री ऑप्शन टू डील विद द चाइनीज़ ट्रांसग्रेशन, यानी कि सेना के थ्रू एक मिलिट्री ऑप्शन ही एक ऑप्शन बचता है, क्योंकि बातचीत से इसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा है। अब आपको बता दें कि जो फिंगर एरिया है, डिप्सैंग एरिया है, गलवान वैली एरिया है, ये सब वो एरियाज़ हैं जहाँ पर अभी भी बातचीत के बाद भी बहुत ज़्यादा पीछे हटने का जो प्रोसेस है, डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस है, वो बहुत साफ तरीके से नज़र नहीं आ रहा है। बार बार भारत ने इस बात को रिजेक्ट किया है कि जो खासकर जो फिंगर एरिया है उससे वो बराबरी से पीछे हटने की जो बात हो रही थी, इक्वी डिस्टेंट डिसएंगेजमेंट की जो बात बार बार हो रही है, उसे इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है, यानी कि अभी भी चाइनीज़ ट्रूप्स वहाँ पर प्रेजेंट है। लेकिन जब रिपोर्टर्स ने बिपिन रावत से ये पूछा कि जो आपका मिलिट्री ऑप्शन है उसके डिटेल्स क्या हैं, मिलिट्री ऑप्शन आप कैसे एक्सरसाइज करेंगे, तो वो डिटेल बिपिन रावत ने देने से मना कर दिया। तो बड़ा सवाल ये है कि हम पहले से ही कहते आ रहे हैं कि भारत बहुत ज़्यादा असर्टिवली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है जो टॉकिंग टेबल है, जब इंडिया और चाइना के बीच में बातचीत चलती है। अगर आप असर्टिवली नहीं कर पा रहे हैं बातचीत, तो आप मिलिट्री ऑप्शन क्या असर्टिवली कर पाएंगे, ये आप इस पर अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो क्या ये सिर्फ एक मिलिट्री पॉस्चरिंग है कमिंग वाया बिपिन रावत? दैट्स ऑल्सो $1 million क्वेश्चन। इट्स अ मसल फ्लेक्सिंग विच इज़ एम्प्टी। वी नो फॉर श्योर कि जो मिलिट्री स्ट्रेंथ चाइना की है उसके कंपैरिजन में भारत की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो बहुत कमज़ोर मानी जाती है। तो ऐसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अगर मिलिट्री ऑप्शन की बात करता है और मिलिट्री ऑप्शन करने के बाद उसके डिटेल्स नहीं बताता है, तो इसे आप एक मिलिट्री मसल फ्लेक्सिंग, मिलिट्री आर्म टैक्टिक्स, एक मिलिट्री पॉलिटिकल पॉस्चरिंग अगर आप नहीं कहेंगे तो इसे और क्या कहेंगे? क्योंकि आप डिटेल्स जब आप पूछे गए हैं, रिपोर्टर्स ने जब उनसे डिटेल्स पूछे कि इसके डिटेल्स क्या हैं, तो उन्होंने डिटेल्स बताने से मना कर दिया। तो इज़ इट एन एम्प्टी टॉक? दैट्स वन पॉइंट। सेकेंड, इज़ इट जस्ट a military political posturing which we are trying to do just to show that India is doing enough? क्योंकि बार बार ये बात सामने आ रही है, एक बार नहीं, विपक्षी दलों ने भी बोला है कि जो बातचीत के ज़रिए ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हल निकलने नहीं वाला है जहाँ तक ईस्टर्न लद्दाख में स्टैंड ऑफ का मामला है। तो लोगों के बीच में क्या कही जाए? बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नहीं, कोई इंट्रूजन नहीं हुआ है, चीनी सेना ने कोई भारत की धरती पर कोई पोस्ट नहीं बनाया है। तो ऐसे में अब क्या भारत की सरकार क्या बार बार खाल बचाने की कोशिश कर रही है? चाहे कोई स्टेटमेंट कभी इधर से आता है, कभी उधर से आता है। और अब बिपिन रावत का जो ये स्टेटमेंट दैट वी हैव अ मिलिट्री ऑप्शन इफ़ we do not work around with the talks which are on, तो is it just an empty talk? इस पर आपका क्या फीडबैक है ज़रूर बताइएगा। मैं आगे की खबर की ओर चलती हूँ। हमारी अगली खबर कोरोना अपडेट्स को लेकर है। जी हाँ, आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 61,408 मामले कोरोना के सामने आए हैं, जिसको लेकर अब जो टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्शंस भारत में है वो 31.06 लाख हो चुका है। और अभी तक जो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स हैं उनका आंकड़ा है 57,542। पिछले 24 घंटे में 836 डेथ्स यानी कि मौत सामने आई है। और रिकवरीज़ को लेकर आंकड़ा बहुत ज़्यादा है, जिसको लेकर सरकार बार बार अपने ढोल बजा रही है कि देखिए रिकवरीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। 30 लाख रिकवरीज़ हैं विच आर फार ग्रेटर एज़ कम्पेयर टू द एक्टिव इन्फेक्शंस करंटली इन द कंट्री। तो ये जो आंकड़े हैं वो अपने आप में ये बताते हैं कि जो कोरोना का संक्रमण है वो अभी भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इतने बड़े और स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन के बाद भी अगर ये इन्फेक्शन लगातार बढ़ रहा है, तो आज सवाल ये है कि क्या भारत में पीकिंग पीरियड यानी कि पीक पीरियड अभी नहीं आया है? अगर नहीं आया है तो कब आएगा पीकिंग पीरियड? इसको लेकर भी अलग अलग लोग और अलग अलग एक्सपर्ट्स अलग अलग राय रख रहे हैं, लेकिन आम आदमी इसे कैसे समझे कि इस संक्रमण को हम क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? दूसरा सवाल यह है कि जो सरकार की कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है, उस कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी से फ्लर्ट जो कर्व है उसको फ्लैट करने की बात बिल्कुल हट गई है, और कहीं ना कहीं अब सिर्फ रिकवरीज पर आकर ही पूरी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी सरकार की अटक गई है। उसका कारण ये है कि उनके पास बताने को कुछ है नहीं, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन अभी भी जो हर्षवर्धन ने, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि साल के अंत के पहले कोई कोरोना की वैक्सीन नहीं नज़र आएगी। तो ऐसे में जो स्थिति है कोरोना संक्रमण को लेकर वो बहुत ही भयानक है, बहुत ही भयावह है, क्योंकि हमें दूर दूर तक ये पता नहीं चल पा रहा है कि इस कोरोना महामारी का अंत कहाँ पर होगा, क्योंकि भारत में हमें पता ही नहीं कि पीक पीरियड कब आएगा। ऐसे में उधर अमेरिका से खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो प्लाज्मा थेरेपी है उसको लेकर एक ऑफिशियल अप्रूवल मिल चुका है, और प्लाज्मा थेरेपी से काफ़ी लोगों को राहत मिल सकती है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप
कह रहे हैं। भारत में हम ऑलरेडी प्लाज्मा बैंक बनाने की बात हम कर चुके हैं, जहां पर लोग प्लाज्मा अपना डोनेट कर रहे हैं। प्लाज्मा थेरेपी लोगों को दी भी जा रही है, बहुत सारे लोग उससे ठीक भी हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सरकार की रणनीति कोरोना को लेकर क्या है। बार बार विपक्षी पार्टीज इस बात को कह रही है कि सरकार की जो रणनीति है कोरोना को लेकर वो बिल्कुल विफल है। चाहे वो इकोनॉमिक रिलीफ की बात हो, उन्होंने इकोनॉमिक रिलीफ भी बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पहुंचाया। जहाँ तक हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर भी, लेकिन सरकार बार बार अपनी पीठ सिर्फ इस बात को लेकर थपथपाती है कि रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे में बड़ा सवाल कि आगे की रणनीति क्या होगी, क्या लोगों को राहत मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, पीकिंग पीरियड कब आएगा, और जो सरकार की कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है क्या वाकई में भारत अपना जो कोरोना का कर्व है क्या वो फ्लैट कर पाएगा, ये सारे सवाल अभी भी बने हुए हैं। इस पर आपका क्या फीडबैक है ज़रूर बताइएगा। इट्स नॉट फेक की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। यू कैन फॉलो मी on Twitter at Neelu317. There's an email ID flashing on your screen. You can send us your feedback on that particular ID. Thanks for watching. It's not fake.